दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा के आगामी परीक्षाओं के लिए सामान्य अध्ययन यानी जीएस का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम परीक्षा पैटर्न के अनुरूप कुल 40 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों सामान्य अध्ययन का ये प्रैक्टिस सेट जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के साथ साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली अन्य परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा, इसके साथ साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट संख्या 29। दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इसका पहला प्रश्न देखते हैं। ये इतिहास से संबंधित है। दोस्तों आपसे पूछा गया है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था। ऑप्शन है आपके गेहूं, चावल, जौ या बाजरा। तो सही उत्तर है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया अनाज जौ था। दोस्तों मानव द्वारा जो अनाज प्रयुक्त किया गया था पहली बार वो जौ था और नवपाषाणकालीन सभ्यता के प्रारंभ में मेसोपोटामियाई क्षेत्र में सबसे पहले जौ को खाद्यान्न के रूप में प्रयोग किया गया और जिसका प्रमाण 7वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व से मिलने लगता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों कि मानव द्वारा सबसे पहले जो अनाज प्रयुक्त किया गया था वो जौ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैदिक सदा नीरा नदी का नाम क्या था। तो सही उत्तर है वैदिक काल में जो सदा नीरा नदी था उसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है और ये वर्तमान में बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बहने वाली नदी थी जिसको वर्तमान में गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों वैदिक नदी सदा नीरा गंडक नदी के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है देखिए, अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी करने वाला उलेमा का सदस्य कौन सा था। तो सही उत्तर है दोस्तों अकबर के धार्मिक नवाचारों के रूप में उठाए गए कदमों को रूढ़िवादी उलेमाओं ने उदासीनता के रूप में देखा और 1580 में दोस्तों मुल्ला मोहम्मद यजदी ने, जो कि जौनपुर का एक काजी था, उसने फतवा जारी किया गया जिसमें घोषणा की गई थी कि अकबर मुस्लिम नहीं था और उसके खिलाफ विद्रोह करना कानूनी तौर पर वैध होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था, आपको बताना है। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1911 में कोलकाता में आयोजित हुआ था और इसके अध्यक्ष पंडित विशन नारायण धर थे और 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बांकीपुर में आयोजित किया गया था। तो याद रखिए 27वां जो कांग्रेस अधिवेशन था 1911 में कोलकाता में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन है गांधी जी के अनुयायियों ने, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने, वामपंथी दलों ने या किसान सभा ने। तो सही उत्तर है 1928 के बारदोली सत्याग्रह या बारदोली आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के अनुयायियों ने किया था। दोस्तों सूरत जिले के बारदोली तालुका में बढ़ी लगान न देने के लिए किसान आंदोलन चलाया गया और इस आंदोलन का नेतृत्व कुंवर जी मेहता, केशव जी मेहता, वल्लभ भाई पटेल जैसे गांधी जी के अनुयायियों ने किया था। इस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए आपको बताना है कि निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो इसमें है ऑप्शन कामेट, बंदरपूछ, दूनागिरी या फिर नंगा पर्वत। तो सही उत्तर है कौन सा पर्वत उत्तराखंड में नहीं है। तो दोस्तों कामेट, बंदरपूछ और दूनागिरी उत्तराखंड में है, जबकि नंगा पर्वत जो है ये पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में आता है। नंगा पर्वत को कातिल चोटी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण की तरफ है। तो दोस्तों दी गई नदियों में उत्तर से दक्षिण का क्रम हो जाएगा झेलम, चिनाव, रावी और सतलज। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, झेलम, चिनाव, रावी और सतलज। ये नदियों का उत्तर से दक्षिण की तरफ सही क्रम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिन रात किस कारण से होते हैं। तो ये सामान्य भूगोल के अंतर्गत ये प्रश्न है। आपसे पूछा गया है कि दिन और रात किस कारण होते हैं।
तो सही उत्तर है पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमते रहने से, यानी जो है दोस्तों परिक्रमण करने से, भू परिक्रमण रोटेशन से दिन और रात होते हैं, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है जिसके कारण दिन और रात होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्चावच दिखाने का जो सही तरीका क्या है, कि व्हाट इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग रिलीफ फीचर्स। तो सही उत्तर है समोच्च रेखा या कंटूर्स। तो दोस्तों उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका समोच्च रेखाएं होती हैं। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए किया गया राष्ट्रवादियों का सर्वप्रथम प्रभावी प्रयत्न कब शुरू हुआ था, आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके पूना पैक्ट में, सप्रू रिपोर्ट में, नेहरू रिपोर्ट में, या जिन्ना के 14 सूत्रों में। तो दोस्तों भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने का सबसे पहला प्रयास नेहरू रिपोर्ट के द्वारा किया गया था। साइमन कमीशन के भारतीयों द्वारा विरोध किए जाने के प्रत्युत्तर में ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों से सर्वमान्य संविधान का प्रारूप तैयार करने को कहा गया और 1 फरवरी 1928 को मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 10 सदस्यीय जो है सर्वदलीय समिति का गठन किया गया, जिसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका यानी जो हमारा प्रियम्बुल है ये संविधान का हिस्सा नहीं है। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों, बेरूवारी केस। बेरूवारी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहले ये घोषित किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारतीवाद में पूर्व निर्णय को बदलते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान का अभिन्न अंग बताया था। और बोम्मई मामले में न्यायमूर्ति रामास्वामी ने कहा था कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, संघात्मक ढांचा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय और न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान के बुनियादी ढांचे हैं। और संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत आप जानते हैं, केशवानंद भारती बनाम केरल राजवाद में आया था। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान की जो केंद्र की सूची है, केंद्र सूची या संघ सूची में जनगणना विषय शामिल है, ए का तीसरा हो जाएगा। राज्य सूची में दोस्तों, राज्य सूची में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था यानी पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर आता है। समवर्ती सूची में जनसंख्या और फैमिली प्लानिंग आता है। और अवशिष्ट विषय में दोस्तों देखिए रेजिड्यूसरी सब्जेक्ट्स में अंतरिक्ष अनुसंधान शामिल है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा 3 1 4 2। तो ये जो है सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूछा गया है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो आप जानते हैं भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मूल अधिकार में कुल कितने 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान में। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों में प्रदान किया गया है, वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो सही उत्तर है भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में। देखिए अनुच्छेद 19 से 22 तक दोस्तों नागरिकों को जो है स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता और अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में, अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के निरोध से संरक्षण दिया गया है। अगला प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्था से है, मुद्रा और वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता और सलाहकार यानी जो फाइनेंशियल एजेंट एंड एडवाइजर कौन है भारत सरकार का। तो सही उत्तर है मुद्रा और वित्तीय मामलों में सरकार के वित्तीय अभिकर्ता और सलाहकार आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक है। ये भारत के सभी बैंकों का बैंक या संचालक भी होता है, बैंकर्स ऑफ बैंक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक शीर्ष संस्था नहीं है, भारतीय स्टेट बैंक, नाबार्ड, सिडबी या फिर राज्य सहकारी बैंक। तो सही उत्तर है यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक जो है ये शीर्ष संस्था नहीं है, जबकि नाबार्ड, सिडबी और राज्य सहकारी बैंक ये शीर्ष संस्थाओं में शामिल हैं। और आपके लिए एक प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी या नाबार्ड क्या कार्य करता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी।
अगला प्रश्न है, देखिए जो प्रश्न हमने कहा वही आ गया है कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों नाबार्ड का जो पूर्ण विस्तार होता है वो है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। और नाबार्ड दोस्तों कृषि और ग्रामीण वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, साथ ही विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के क्रियाकलापों में उचित समन्वय स्थापित करने के लिए जो है नाबार्ड की स्थापना की गई है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहा जाता है विश्व व्यापार संगठन, ये क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों WTO जो है ये गैट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ के 8वें चक्र उरुग्वे दौर के डंकल प्रस्तावों को स्वीकार करते हुए 15 अप्रैल 1994 को मराकेश नगर में गैट के 124 सदस्य देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए और उसके परिणामस्वरूप 1 जनवरी 1995, देखिए 1 जनवरी 1995 को दोस्तों WTO की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश की गति कितनी होती है? ये सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड जो है दोस्तों ये प्रकाश की निर्वात में गति होती है। तो सही उत्तर है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड या फिर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ये प्रकाश की गति होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वो थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने के लिए उपयुक्त हो वो है? तो सही उत्तर है 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान मापने के लिए पूर्ण विकिरण पायरोमीटर यानी टोटल रेडिएशन पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों उच्च ताप को मापने के लिए पूर्ण विकिरण तापमापी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, DNA में क्या नहीं पाया जाता है? आपको बताना है। गुआनिन, एडेनिन, यूरेसिल या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है यूरेसिल। दोस्तों DNA जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाए जाने वाले तंतुनुमा अणु को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है और इसमें आनुवांशिक कूट रहता है। DNA अणु की संरचना घुमावदार सीढ़ी की तरह होती है। इसमें 4 मूल बेस पाए जाते हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोनिन। तो दोस्तों यहाँ पर यूरेसिल नहीं होता है। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही आसान सा और ये मज़ेदार प्रश्न है कि हृदय कब आराम करता है? हम जानते हैं कि हृदय लगातार धड़कता रहता है, लेकिन वो आराम कब करता है? तो सही उत्तर है बिटवीन 2 हार्ट बीट यानी 2 धड़कनों के बीच हृदय आराम करता है। हृदय की पंपिंग क्रिया उसकी पेशी युक्त भित्तियों के संकुचन पर निर्भर करती है और अलिंद तथा निलय का बारी बारी से संकुचन और शिथिलन कार्य चलता रहता है। जैसे शिथिलन अधिक होता है इसमें शिराओं में रुधिर आता है, निलय में रुधिर भर जाने के बाद इसमें आलिंद की अपेक्षा अधिक तेजी से संकुचन होता है जिसमें इनमें भरे रुधिर पर दबाव पड़ता है। तो सही उत्तर है 2 धड़कनों के बीच हृदय आराम करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में है। डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है हंगुल या कश्मीरी स्टैग से। दोस्तों डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर राज्य के श्रीनगर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी और ये उद्यान हंगुल या कश्मीरी स्टैग के निवास के तौर पर माना जाता है। और हंगुल दोस्तों ये रेड डियर या लाल हिरण की एक प्रजाति होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों रक्षाबंधन के अवसर पर वृक्ष सुरक्षा दिवस जो है बिहार में मनाया जाता है और इसमें लोगों से पेड़ पौधों की सुरक्षा और उनकी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का सुझाव या प्रयास किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 22 वर्ष पूर्व रघु की आयु शामिक की आयु से 5 गुना अधिक थी। अब 8 वर्ष के बाद शामिक की आयु रघु की आयु की आधी होगी। तो रघु की वर्तमान आयु क्या है? देखिए रघु की आयु वर्तमान में यक्ष और शामिक की आयु हो तो 22 साल पहले रघु और शामिक की आयु 22 साल पहले रघु की x-22 हो जाएगी और शामिक की y-22 हो जाएगी। और प्रश्न के अनुसार x-22 इज इक्वल टू y-22 गुणे 5। जब आप इसको हल करेंगे तो x-5y बराबर -88 हो जाएगा। लेकिन 8 साल के बाद क्या हो रहा है? 8 साल के बाद शामिक की आयु यानी y जो है रघु की आयु की आधी हो जाएगा। तो x + 8 इज इक्वल टू y + 8 × 2
तो x माइनस 2i इज इक्वल टू 8 होगा। जब इस समीकरण को हल करेंगे तो रघु की वर्तमान आयु दोस्तों 72 वर्ष निकलेगी। तो सही उत्तर ऑप्शन डी 72 वर्ष है रघु की वर्तमान आयु। अगला प्रश्न है, यदि कोई खुदरा विक्रेता एक शर्ट 2350 रुपये में बेचता है और उसे 6% की हानि होती है तो उसे 6% लाभ कमाने के लिए कितने मूल्य पर बेचना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, शर्ट का विक्रय मूल्य 2350 तथा हानि 6%। अब क्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य गुणे 100/100 माइनस हानि प्रतिशत। तो इसका जो क्रय मूल्य हो जाएगा ये 2500 रुपये हो जाएगा जब 6% उसको हानि हो रही है। लेकिन 6% लाभ कमाने के लिए क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 हो जाएगा। तो 2500 गुणे 106/100, तो इसका उत्तर आ जाएगा दोस्तों 2650 रुपये। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 2650 रुपये हो जाएगा जब उसे 6% लाभ कमाना है तो उस दशा में इस शर्ट का मूल्य। अगला प्रश्न दोस्तों ये है कि एक निश्चित मूलधन पर यदि 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज ₹3200 और 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 3472 हो तो ब्याज दर क्या होगा। तो साधारण ब्याज 3200, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट 3472। तो दोस्तों साधारण ब्याज का फार्मूला मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100 होता है। तो 3200 को आप इस पे हल कर लेंगे तो P इज इक्वल टू 1,60,000 बटे R हो जाएगा। इसी तरह जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है मूलधन 1 प्लस आर बाई 100 स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। जब उसको हल करेंगे तो जो ब्याज दर है ये 17% आ जाएगा। आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 वर्ग सेंटीमीटर है 6 स्क्वायर सेंटीमीटर और त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं तो तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना है आपको। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जब AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर तो एक भुजा 3 सेंटीमीटर और 4 है तो AC का मान 5 सेंटीमीटर होगा। तो सही उत्तर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा दूसरी। अब यहाँ पे जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल से यहाँ आपको कोई मतलब नहीं रह गया। एक भुजा अगर जो 3 सेंटीमीटर दूसरी भुजा 4 सेंटीमीटर है तो कड़ी में 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, कड़ी में जब 25 हो जाएगा तो इसका मान दोस्तों 5 हो जाएगा। आपका तीसरी भुजा 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने भारत की ई लोक अदालत का आयोजन किया है, आपको बताना है। तो ये है दोस्तों छत्तीसगढ़। देखिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के बीच भारत की पहली ई लोक अदालत का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 2020 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी सूची में भारत के सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय के संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसको हम लोग शार्ट में JNU कहा जाता है, JNU कहते हैं, JNU को कौन सा रैंक मिला है। तो सही उत्तर है तीसरा रैंक मिला है। जबकि भारत का सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय जामिया मिलिया इस्लामिया है और अरुणाचल प्रदेश के राजीव गांधी विश्वविद्यालय को द्वितीय और JNU को तृतीय और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को चतुर्थ स्थान मिला है सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालयों में। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा जारी राज्यों की नवीनतम रैंकिंग के अनुसार स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के संचालन में पहली रैंक किस राज्य ने हासिल की है। तो सही उत्तर है दोस्तों पहली रैंक पंजाब की है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा और इस योजना को 2019 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक यानी वर्ल्ड सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020, इसमें भारत का कौन सा स्थान है। तो सही उत्तर है भारत का स्थान जो है ये है 76वां। देखिए सामाजिक सुरक्षा में भारत का स्थान 76वां है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध किस लोक नृत्य से है। तो दोस्तों ब्रजमंडल में कौन कौन से चरकुला, घड़ा, मयूर, झूला और रास नृत्य प्रमुख हैं। तो सही उत्तर है चरकुला नृत्य, ये ब्रजमंडल से संबंधित है और होली के अवसर पर 108 द्वीपों का पिंजरा यानी चरकुला सिर पर रखकर महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। गंगा वाराणसी नदी के तट, गंगा नदी वाराणसी इसके तट पर है,
गोमती नदी के तट पर सुल्तानपुर है। कोसी गोरखपुर सही सुमेलित नहीं है क्योंकि गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर है। सरयू जो है इसके तट पर अयोध्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर है, न कि कोसी नदी के, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, रीजनिंग से संबंधित है। चिल्लाना और फुसफुसाना, जिस प्रकार चिल्लाने से फुसफुसाना संबंधित है, दौड़ने से क्या संबंधित है? तो जिस प्रकार चिल्लाने की धीमी आवाज़ को फुसफुसाना कहते हैं, उसी प्रकार दौड़ने की धीमी गति को दोस्तों टहलना कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंकों की निम्नांकित श्रृंखला में से एक छूट गया है, जिसे दी गई विकल्पों में से कौन सा अंक छूटा है आपको बताना है। तो देखिए, 1 का यहाँ पे 2 हुआ है, 2 का 3 हुआ है, 3 का 4 हुआ है, 4 का यहाँ पे 5 हुआ है। आप यहाँ पे 1 तो सेट कर लिए। यहाँ पे 5 का 6 हुआ, 6 का 7, 7 का यहाँ पे कौन सा अंक आ जाएगा? 8, और यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो 8 सही उत्तर हो जाएगा। 36, प्रश्न संख्या 36 का सही उत्तर ऑप्शन सी 8 हो जाएगा। बहुत आसान सा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रीमान ए जो हैं श्रीमती बी से मिलते हैं। बी का एक पुत्र सी और एक पुत्री डी की माता है। बी एक पुत्र सी और एक पुत्री डी की माता है। ए ई की माता है और ए की ई माता है। सी विवाहित है और उसका एक पुत्र है। बी ई की बहू है। ए बी से किस प्रकार संबंधित है? तो यहाँ पर जब आप एक रेखा चित्र के माध्यम से सेट करेंगे तो ए बी का पौत्र होगा, क्योंकि ए की माता ई है और बी एक पुत्र है सी और एक पुत्री डी की माता है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो ए है, ये पूछ रहे हैं ए बी से किस प्रकार संबंधित है, तो जो ए है वो बी का पौत्र होगा, क्योंकि बी का पौत्र होगा क्योंकि यहाँ पर माता सी की माता बी है, डी बहन है, ई जो है ए जो है सी की पत्नी ई है और बी जो है बी की बहू है ई। तो कुल मिलाकर जो बी जो है ए का, ए जो है बी का पौत्र हो जाएगा। तो यहाँ पे सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, भारत का प्रथम मास गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो सही उत्तर है दोस्तों उत्तराखंड वन विभाग में भारत का प्रथम मास गार्डन 21 नवंबर 2020 को लोगों के लिए खोल दिया है और इसका उद्घाटन भारत के जल पुरुष या वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया। ये टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो दोस्तों यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद की बैठक में 25 स्थलों को जैव मंडलों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया है, जिसमें मध्य प्रदेश का पन्ना टाइगर रिजर्व भी स्थित है, इसमें शामिल है। पन्ना भारत का 12वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है और भारत में कुल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं और यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में पन्ना जो है ये शामिल होने वाला 12वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, इसरो ने 7 नवंबर 2020 को स्वयं के IOS-1 उपग्रह के साथ साथ किन 3 देशों के 9 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है? तो दोस्तों इसरो ने IOS-1 यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का प्रक्षेपण PSLV C-49 यान से किया है, जिसमें 3 विदेशी राष्ट्रों अमेरिका, लग्जमबर्ग और लिथुआनिया, अमेरिका, लग्जमबर्ग और लिथुआनिया के 9 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया और ये इसरो का 51वां जो 51 प्रक्षेपण अभियान था। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अमेरिका, लिथुआनिया और लग्जमबर्ग के 3 देशों के 9 उपग्रहों का संचालन भी इसरो के IOS-1 उपग्रह के साथ किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, इसमें आपने देखा UPPSC JIC प्रवक्ता परीक्षा के लिए परीक्षा पैटर्न के अनुरूप सामान्य अध्ययन के अंतर्गत पूछे जाने वाले 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। साथ ही ये लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी है, तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।